Hello everyone, welcome to Success Classes. I am Gaurav Soin and I am back with the 7th part of analysis of previous year questions of Doppler and English test. इसमें मैंने previous 6 पार्ट्स ऑलरेडी बना दिए हैं जिसकी प्लेलिस्ट आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे मिल जाएगी. आप इसको देख सकते हैं. इसमें ना सिर्फ मैंने क्वेश्चंस पूरे कंप्लीट किए हैं, साथ ही साथ मैंने कुछ नए कॉन्सेप्ट्स भी आप लोग को समझाए हैं और साथ ही साथ उनकी प्रॉपर ब्रीफिंग भी दी है, डिस्क्रिप्शन भी दी है, जिससे आगे जा कर के अगर उससे रिलेटेड कुछ भी अगर क्वेश्चन आता है आपके एंट्रेंस एग्ज़ाम में या फिर आपके इंटरव्यू में उससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप डेफिनेटली उसका सही जवाब दे सकें. तो आप ज़रूर पिछले 6 पार्ट्स देखिएगा और साथ ही साथ हमारी सक्सेस क्लासेस का जो यूट्यूब चैनल है इसको आप सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे जो भी हम इंपॉर्टेंट अपडेट आपको देना चाहते हैं वो टाइमली आपको पहुंच जाए. हमारी सक्सेस क्लासेस ऐप भी है जिसको आप डाउनलोड करके अपना अच्छे से अच्छे तरीके से प्रिपरेशन कर सकते हैं. तो ये मैंने PDF पूरी बनाई हुई है. इसको मैं बहुत ही जल्द अपने टेलीग्राम चैनल पे आपको लिंक शेयर कर दूंगा जैसे 50 क्वेश्चंस पूरे हो जाते हैं, और जो टेलीग्राम चैनल का लिंक है वो भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही मिलेगा. तो ये सारे क्वेश्चंस हम कर चुके हैं. ये सारे हम लोगों ने क्वेश्चंस पार्ट 6 तक कंप्लीट कर दिए हैं और अब हम लोग चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि आज हम लोग को कराना है. और वो क्वेश्चन हमने काफ़ी सारे क्वेश्चंस कर लिए हैं, ये भी हो चुका था. यस, टाइप 1, हाँ ये सब अपन ने डिस्क्राइब कर लिया है. अब यस, दिस इज़ द होमवर्क क्वेश्चन. काय स्क्वायर इज 35 क्वेश्चन हम कर चुके हैं, यहाँ तक आने में टाइम लग गया हमें. काय स्क्वायर इज टू बी अप्लाइड ओनली व्हेन द इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन ऑफ सैंपल आर डिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट, नीदर ए नॉर बी, या बोथ ए एंड बी. ये अगर आप लोग को प्रॉपर्टी याद है काय स्क्वायर की तो डेफिनेटली आप आंसर कर सकते हैं, बिकॉज जो प्रॉपर्टीज़ हैं उसमें से ही एक तरीके से ये क्वेश्चन फ्रेम हुआ है. तो बिल्कुल सही, इसका ऑप्शन है बी करेक्ट आंसर. आइए समझ लेते हैं काय स्क्वायर की कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स या प्रॉपर्टीज़ होती हैं. आपको सबको पता है काय स्क्वायर इज़ ए नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट. ये हम तभी अप्लाई करते हैं जब हमें पॉपुलेशन का ना ही मीन पता हो ना ही स्टैंडर्ड डेविएशन पता हो. इट इज़ बेस्ड ऑन फ्रीक्वेंसीज के ऊपर ये बेस्ड रहता है. इट encompass the additive property of difference between observed and expected frequencies. अब हमें पता है कि इसका फॉर्मूला क्या होता है काय स्क्वायर का, हम सब जानते हैं. काय स्क्वायर कैसे रिप्रेजेंट करते हैं काय स्क्वायर को? एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू सिग्मा ऑब्जर्व्ड माइनस एक्सपेक्टेड स्क्वायर अपॉन एक्सपेक्टेड. This is the formula. With the help of it you can able to find out the value of chi square. तो ये फॉर्मूला होता है chi square का, इसीलिए यहाँ पे दिया हुआ है observed and expected frequencies. तो जब भी आप लोगों को observed और expected frequencies दी होती हैं तब आप chi square को यूज़ करते हैं, और ये फॉर्मूला होता है chi square का. इसके बाद क्या दिया हुआ है it tests the hypothesis अबाउट द इंडिपेंडेंस ऑफ एट्रीब्यूट. ठीक है, जब आपके एक तरीके से इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन जो होते हैं वो इंडिपेंडेंट होते हैं, उस केस में हम काय स्क्वायर को यूज़ करते हैं, है ना. जो भी आप इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशंस आप ले रहे हो, इफ़ दे आर इंडिपेंडेंट देन वी आर गोइंग टू अप्लाई दी काय स्क्वायर टेस्ट. तो ये बहुत ही इजी तरीके से आपकी प्रॉपर्टी से ही आपको एक क्वेश्चन जो है वो बन जाएगा. और लास्ट है इट इज़ प्रिपेयर्ड इन एनालाइजिंग कॉम्प्लेक्स कंटिंजेंसी टेबल्स. जब कंटिंजेंसी टेबल्स आपको दिए होते हैं, कॉम्प्लेक्स कंटिंजेंसी टेबल्स दिए होते हैं, उस केस में भी जैसे मैंने आपको बताया कि ऑब्जर्व्ड और एक्सपेक्टेड दिए होते तब तो हम यूज़ करते ही हैं काय स्क्वायर टेस्ट. और जब जो इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशंस होते हैं तब इंडिपेंडेंट जब होते हैं वो तब भी हम काय स्क्वायर यूज़ करते हैं, और जब हमारे जो कंटिंजेंसी टेबल होता है वो कॉम्प्लेक्स होता है उस केस में भी हम काय स्क्वायर का यूज़ करते हैं. तो ये मैंने कुछ बता दिया, फॉर्मूला भी मैंने आपको बता दिया, जिससे आगे जा करके जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं वो आपको बन जाए रिलेटेड टू काय स्क्वायर. नेक्स्ट क्वेश्चन है पैरामीट्रिक टेस्ट आर अप्लाइड इनिशियली. ये असर्शन है, रीज़न दिया हुआ है. नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट आर मच लेस कम्बरसम टू यूज़ एंड ईजी टू कंप्यूट. मतलब मुश्किल कम होता है नॉन पैरामीट्रिक और ईजिली हम कंप्यूट कर सकते हैं. तो इसका जो आंसर है ये दोनों करेक्ट हैं, बिकॉज पैरामीट्रिक टेस्ट हमारी हमेशा प्रायोरिटी रहती है, बिकॉज पैरामीट्रिक टेस्ट का जो आंसर होता है वो हमेशा एक्यूरेट और
हम कह सकते हैं रिलायबल होता है, बिकॉज हम पॉपुलेशन का मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल सकते हैं पैरामीट्रिक टेस्ट में। पर जब हमारे पास कुछ भी नहीं बचता है, हम जब पॉपुलेशन का मीन स्टैंडर्ड डेविएशन नहीं निकाल पाते, तब हम रुख करते हैं नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट का, बिकॉज वो ईजिली हम कंप्यूट कर लेते हैं और वो मुश्किल ज़्यादा नहीं होता। इसलिए ऑप्शन ए, दैट इज़ बोथ ए एंड बी आर करेक्ट, इज़ द करेक्ट आंसर। Next, which is the limitation of hypothesis testing? The tests should based in mechanical fashion. Results can be expressed with full certainty. Both A and B, yet test do not explain the reasons as to why does the difference exist. इसमें एक चीज़ बताना चाहता हूँ, ऐसे जब भी कोई क्वेश्चन आए ना, लिमिटेशन एडवांटेजेस, सिंपल, ये मैं ना सिर्फ आपको इसके बारे में बोल रहा हूँ, आगे जाकर कम्युनिकेशन, रिसर्च, टीचिंग, कुछ भी आता है, पीपल एंड एनवायरनमेंट, जो पॉजिटिव टर्म्स हैं वो तो लिमिटेशन हो नहीं सकती। जैसे कि ये पॉजिटिव टर्म है, इट इज़ बेस्ड ऑन मैकेनिकल फैशन, और ये पॉजिटिव टर्म है कि इट कैन बी एक्सप्रेस्ड विद फुल सर्टेनिटी। ठीक है, सी भी नहीं हो सकती, बिकॉज सी भी ए और बी का ही कॉम्बिनेशन है। ये बिल्कुल सही है ना। जो भी हाइपोथेसिस आप बनाते हो, चाहे वो नल बना रहे हो, चाहे आप ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस बना रहे हो, आपको ये पता चल जाएगा कि दिस नल हाइपोथेसिस इज रिजेक्टेड या ऑल्टरनेटिव इज एक्सेप्टेड, बट वट इज़ द रीज़न कि वो रिजेक्ट क्यों हुआ, नल ऑल्टरनेटिव एक्सेप्ट क्यों हुआ, ये आपको हाइपोथेसिस टेस्टिंग से नहीं पता चल पाता। ठीक है, तो नेगेटिव भी है, साथ ही साथ मैंने आपको एक्सप्लेन भी कर दिया, इसीलिए डी इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, ये अपने आप में स्टेटमेंट पढ़ के नेगेटिव लग रहा है, तो ज़रूरी नहीं हर चीज़ हमको आती है, कई बार हम ऑप्शंस देख के भी हमें पता चल जाता है कि क्या आंसर होना चाहिए। तो डी इज़ द करेक्ट आंसर, ऑप्शन डी। नेक्स्ट, एक न्यूमेरिकल है, द डिग्री ऑफ फ्रीडम फॉर द chi-square टेस्ट स्टैटिस्टिक्स व्हेन टेस्टिंग फॉर ऑब्जर्वेशन इन अ कंटिजेंसी टेबल with 4 rows and 4 columns would be। इसका तो बहुत ही सिंपल है फॉर्मूला, ये हम सब जानते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम का। डिग्री ऑफ फ्रीडम इज इक्वल्स टू, जब रो और कॉलम दिया होता है, 1 माइनस रो 1 माइनस कॉलम, तो ये सिंपली निकल आएगा। अगर हमको निकालना है इसको, तो 1 माइनस आप रो करोगे तो रो कितना दिया हुआ है आपको, 1 माइनस 4 हो जाएगा आपका 3, और 1 माइनस कॉलम भी दिया हुआ है, वो भी 3 है, तो 3 इंटू 3 हो जाएगा आपका 9, तो 9 इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम जब आपको रोज और कॉलम्स दिया होता है, देन यू विल अप्लाई 1 माइनस रो एंड 1 माइनस कॉलम, तो 9 इज़ द करेक्ट आंसर। ये डी दिख नहीं रहा, वो नेक्स्ट पेज में था, तो मेरे को समझ में आ गया अगर 3 ऑप्शन रॉन्ग है तो फिर ऑटोमेटिकली डी सही होगा। मैंने आपको तैयारी भी बता दी कि कैसे आपको करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस m1 is equals to m2 and m1 is less than m2, the critical value of z at 5% level of significance when the sample size is more than 30 is। इसके लिए आपको टेबल का रुख करना पड़ेगा। ये तो हम लोग को पता भी है, हम लोग स्टैटिस्टिक्स में पढ़ भी चुके हैं ये चीज़, कि हम लोग को टेबल कुछ हद तक याद करने पड़ेंगे। तो अगर मैं टेबल पे चला जाऊँ, वैसे तो इसका आंसर सी है 1.645, और ये टेबल आपको याद करनी पड़ेगी। जैसे कि आप देखो यहाँ पे 0.05 का कितना दिया हुआ है, 1.645। ठीक है, तो ये हमको याद करना पड़ेगा। मैं एक चीज़ आप लोग को बताना चाहता हूँ, साथ ही साथ मैं चाहता हूँ कि कुछ ना कुछ आपकी नॉलेज भी इंक्रीज़ हो। सपोज़ ये आपको नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में हम सब जानते हैं कि मीन होता है 0 और स्टैंडर्ड डिवीजन होता है 1। ठीक है, अब ये वाला जो मैंने आपको बताया कि लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस जिसे अल्फ़ा कहते हैं वो 5% था, तो हमको पता चल गया 1.645 क्या हो जाएगा, इसका क्रिटिकल वैल्यू हो जाएगी। क्रिटिकल वैल्यू क्या होती है, क्रिटिकल वैल्यू ये है, जो येलो के आपको बीच में, येलो ग्रीन के बीच में आपको जो लाइन दिख रही है, दिस इज़ क्रिटिकल वैल्यू। क्रिटिकल वैल्यू है आपकी, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं Z से, एंड दैट इज़ 1.645। ठीक है, मतलब यहाँ पे अगर कोई कुछ आएगा तो इट विल बी रिजेक्टेड, और यहाँ वाला पूरा अपन कर देंगे एक्सेप्ट। ठीक है, तो अब सपोज़ ये मैं बात कर रहा हूँ, ये जो मैंने आपको अभी क्वेश्चन बताया है, इसमें आपको एक चीज़ पता चल गई हो कि यहाँ मैं 1 टेल की बात कर रहा हूँ। अगर यहाँ पे 2 टेल की बात होती तो यहाँ पे क्या होता, यहाँ पे तो आपका हो गया 0.05 आपका हो गया यहाँ पे अल्फ़ा, जिसे अपन लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस भी बोलते हैं। और सपोज़ यहाँ पे भी आपको दिया हुआ है 0.05, है ना, तो ये 0.05 यहाँ, 0.05 यहाँ पे हो गया, मतलब यहाँ कुल मिला करके आपका हो रहा है 0.10, मतलब कॉन्फिडेंस लेवल कितना होगा फिर 0.90। ठीक है, तो ये बदल जाएगा। अभी जो मैंने आपको सॉल्व करवाया है क्वेश्चन, वो मैंने 1 टेल के पॉइंट ऑफ व्यू, जैसे येलो कलर आपको एक ही जगह दिख रहा है, यहाँ क्यों नहीं येलो दिख रहा, बिकॉज ये जो क्वेश्चन है इट इज़ रिलेटेड टू, जो वैल्यू आपको दी हुई है ये 1 टेल की दी हुई है, तो अपर टेल लिखा हुआ है ना आपको, ये 1 टेल की दी है, बस यहाँ पे लोअर लेवल में ये हो गया आपका नेगेटिव। ये क्यों हुआ है, बिकॉज अपर टेल देखिए राइट की तरफ इसकी पूछ जा रही है, तो ये पॉजिटिव है, और इस तरफ अगर इसकी पूछ जा रही होती
तो टेल जा रही होती है तो ये हो जाता है आपका नेगेटिव, इसलिए यहाँ पे इसको पॉजिटिव से डिनोट कर दिया अपर टेल को, और लोअर को हमने डिनोट कर दिया है नेगेटिव से, ठीक है। तो ये जो मैंने आपको सॉल्व करवाया है, क्योंकि आपको इस चीज़ के बारे में पता होना चाहिए दैट इट इज़ टोटली डिपेंडेंट ऑन वन टेल। जब वन टेल होगा, जब इस तरफ है राइट की तरफ तो पॉजिटिव आंसर आएगा, और सपोज यहाँ येलो अगर होता इस तरफ -1 -2 -3 जहाँ दिया हुआ है तो आपका आंसर हो जाता -1.645, ठीक है। और टू टेल में अलग हो जाएगा, ठीक है। टू टेल में जब आपका अल्फ़ा 0.10 होगा तब आपकी वैल्यू आएगी 1.645, है ना, बिकॉज वो बट गया है यहाँ पे, है ना। 0.05 यहाँ हो गया, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, और यहाँ हो गया 0.05, है ना। अलग अलग केस में है। यहाँ पे अगर आपका अल्फ़ा 0.10 मतलब कॉन्फिडेंस आपको दिया हुआ है 0.90, तब आपका होगा जेड वैल्यू 1.645 पर जब वन टेल होता है तो बदल जाता है। वन टेल में अगर पॉजिटिव रहता है, राइट की तरफ जा रहा है तो 1.645 हो जाएगा एट द सिग्निफिकेंस लेवल ऑफ 0.05, और अगर आपका इस तरफ होता, लोअर टेल की तरफ होता, तो वो आंसर हो जाता आपका नेगेटिव। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। विच स्टैटिस्टिकल टेस्ट मेक्स अजम्पशन अबाउट द पैरामीटर्स ऑफ द पॉपुलेशन फ्रॉम विच वंस डाटा आर ड्रॉन। नाम से समझ में आ रहा है, पैरामीटर की बात कर रहा है, पैरामीटर ऑफ पॉपुलेशन की बात कर रहा है, और इसका दूसरा नाम क्या है? इसका दूसरा नाम है पैरामीट्रिक टेस्ट, सिंपल। इसका दूसरा नाम है पैरामीट्रिक टेस्ट। तो सिंपल अपने को समझ में आ गया। काई स्क्वायर, मैन विटनेस टोटली नॉन पैरामीट्रिक, एफ टेस्ट पैरामीट्रिक है। पर यहाँ पे अगर हम क्वेश्चन को देखें तो ये पूछ रहा है विच स्टैटिस्टिकल टेस्ट मेक्स, तो जो ब्रॉड है दैट इज़ पैरामीट्रिक टेस्ट, और हम इसको ले लेंगे बी, इसका आंसर हो जाएगा। अब मैं एक चीज़ आपको बताना चाहता हूँ, मैंने बहुत ही अच्छी ट्रिक बनाई है पैरामीट्रिक टेस्ट और नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट को याद करने की, जिसको आप डेफिनेटली रेफ़र कर लीजिए। इसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे आपको दिया हुआ है। ये सब आपको कहीं ना कहीं पेपर 1 और पीएचडी में हेल्प करेगी ही करेगी, है ना। उसको देख लीजिए, क्योंकि बाद में जब वो क्वेश्चन गलत हो जाएगा और फिर अपन 2-4 नंबर से पीछे रह जाएंगे नेट जेआरएफ से, तो फिर मैं नहीं चाहता कि ऐसा कुछ हो आप लोग के साथ। तो ये क्वेश्चन हमारा हो गया, इसका आंसर है पैरामीट्रिक टेस्ट, बिकॉज यहाँ पे लिखा हुआ है कि जिसमें हम पैरामीटर्स ऑफ पॉपुलेशन के बारे में जान सकते हैं, तो पैरामीट्रिक हो जाएगा। चलिए होमवर्क क्वेश्चन में आ जाते हैं। जनरली अ शॉर्टर रिपोर्ट कंसिडर्ड टू बी एज 1 to 5 पेजेस, 3 to 5 पेजेस, 4 to 5 पेजेस या 2 पैराग्राफ्स, ठीक है। एक शॉर्टर रिपोर्ट का क्या क्राइटेरिया रहता है? 1 से 5 पेज की होती है, 3 से 5 पेज की होती है, 4 से 5 की होती है, या 2 पैराग्राफ की होती है। तो इसी के साथ हमने अपना आज का एनालिसिस कंप्लीट किया। इसके बाद के क्वेश्चंस मैं आपके लिए और लेके आऊँगा। ऐसे ही हमारे लेक्चर्स देखते रहिए, और थैंक यू सो मच एंड हैव अ वेरी नाइस डे अहेड।